हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और ये आज हम 7वीं वीडियो कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैनक्यू की। इससे पहले 6 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। जैसे कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं हर एक चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उसके पीछे में जो प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस है उस क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ताकि देखिए, सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ, जो भी क्वेश्चंस अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स के हैं वो सभी मैं डिस्कस करूंगा ताकि सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चंस है उन्हें आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकें। तो पिछले वीडियो में मैंने इलास्टिसिटी का पहला वीडियो डाला, यानी कि इलास्टिसिटी टॉपिक को स्टार्ट किया, और आज के वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। 2 क्वेश्चंस मैंने लेके रखे हैं और ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था, मैनक्यू के पीछे से ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। पूरा पूरा नहीं, बट इसका पार्ट आया है एग्जाम। ये क्वेश्चन और एक अगला क्वेश्चन जो यहाँ मैंने लिखा है, दोनों क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिए। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरी जो बुक है वो 6th एडिशन की बुक है और मैं उस बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बना रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई लेटेस्ट बुक है जिसमें क्वेश्चंस हो सकता है कि थोड़ा अलग हो, फर्क हो, तो आप लोग एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिए अपने बुक से और मैनक्यू की किताब लेके रख लीजिए। क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी और थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छी बुक है। मैंने कुछ बुक्स में देखा, ये जैसे मारिया नाम है ना, कुछ बुक्स में ये नाम को बदल के एमिली कर दिया गया है, तो इस तरह का हल्का फुल्का चेंज आपको नजर आएगा, ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है। और जो एक और बात मैं बोलता हूँ कि इस वीडियो को पढ़ते पढ़ते या फिर देखते देखते जब भी आपको लगे कि ये वीडियो वैल्यूएबल है, बहुत अच्छा है या अच्छा है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उनको भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएँ, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आप कमेंट करें, लाइक करें, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में ये वीडियो पकड़ा जा सके और मुझे इससे थोड़ा फ़ायदा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा करेंगे। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि इलास्टिसिटी से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बहुत होते हैं, राइट? लेकिन जो भी हो, सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स का ही है और इकोनॉमिक्स के हर क्वेश्चन को हम लोग 2 तरह से डील कर सकते हैं। एक होता है लॉजिक से, आर्गुमेंट से डील करना, ठीक है? हर क्वेश्चन को हम लॉजिक या आर्गुमेंट से डील कर सकते हैं और उसका सही आंसर निकाल सकते हैं। एक होता है मैथ से, मैथमेटिकली उसको सॉल्व करके, मैथमेटिकल वे में उसको एक्सप्रेस करके उसका आंसर निकल, उसका सिग्निफिकेंस बता देना। दोनों तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स मैथमेटिकली इनक्लाइंड होते हैं, वो मैथ से करना पसंद करते हैं। जो स्टूडेंट मैथमेटिकली इंक्लाइंड नहीं होते हैं, वो लॉजिक या आर्गुमेंट से करना पसंद करते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ही मेथड से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फ़र्क बस इतना है कि आर्गुमेंट वाले मेथड में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। आई मीन जिसका राइटिंग एबिलिटी अच्छा नहीं है, जिस स्टूडेंट का जिसको राइटिंग नहीं आता है, जिसका कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं है, जो अपनी बातों को रख नहीं पाता या पाती है, वो इस मेथड को फॉलो ना करो, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपकी मार्क्स जो है, आपका जो क्रेडिट है वो कम जाएगा। जिनका राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छा है, जो आर्गुमेंटेटिव आंसर्स लिख सकते हैं, जो अपने लॉजिक को रख सकते हैं, देखिए सोच तो सब सकता है, थॉट जो है ना वो सबके दिमाग में होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबको पता है, लेकिन उस थॉट को कौन प्रेजेंट कर सकता है अच्छे से, वो इम्पोर्टेंट है। तो जो अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है वो इस फॉर्म में जाओ, और जिसका प्रेजेंट करने का स्किल उतना नहीं है, उसको निराश होने की कोई जरूरत नहीं। आप मैथमेटिकल वे में आंसर लिखो, टीचर को वो भी समझ में आता है। ठीक है। तो या तो हम आर्गुमेंटेटिव वे में लिखेंगे या तो मैथमेटिकल। आर्गुमेंटेटिव वे में थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है, ये बात भी है। तो खैर मैं कुछ क्वेश्चंस जो है ना, इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है मैं दोनों मेथड से आपको बता दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि दोनों मेथड को कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आपको अगर आर्गुमेंटेटिव मेथड पसंद है तो उससे करो, मैथमेटिकल पसंद है तो मैथमेटिकल से करो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि मारिया हैज, एक मिनट, मारिया हैज डिसाइडेड ऑलवेज टू स्पेंड 1/3 ऑफ हर इनकम ऑन क्लोथिंग। तो मारिया ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने इनकम का 1/3 हमेशा क्लोथिंग पे स्पेंड करेगी। यानी कि अगर वो आज 5,000 रुपए कमा रही है, तो आज मान लीजिए 6,000 रुपए कमा रही है, तो 6,000 का 1/3 यानी कि 2,000 रुपीज क्लोथिंग में खर्च करेगी। और फ्यूचर में अगर वो 60,000 रुपए कमाती है, तो फ्यूचर में भी वो 60,000 का 1/3 यानी 20,000 रुपए क्लोथिंग में स्पेंड करेगी। ये उसका फिक्स्ड है। तो बताओ, व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अब देखिए दोस्तों, इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि इनकम के चेंज होने से आप अपने डिमांड को कितना चेंज कर रहे हो। ठीक है। अगर आपकी इनकम बदल रही है, तो आप अपना क्वांटिटी डिमांडेड को कितना चेंज कर रहे हो। और ये डिपेंड करता है कि गुड कैसा है। क्या गुड
सुपेरियर गुड है, नेसेसिटी गुड है या इंफीरियर गुड है? अब जाहिर सी बात है, अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो कम जाएगा, राइट? इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप पैसा ज्यादा कमाने लगे तो हो सकता है आप ऑटो से, बस से ट्रेवल नहीं करेंगे, आप अपनी गाड़ी से ट्रेवल करेंगे, राइट? तो ऑटो बस आपके लिए इंफीरियर गुड हो जाएगा। और अगर सुपीरियर गुड या नेसेसरी गुड है तो इनकम बढ़ने से उनका जो डिमांड है वो बढ़ता है, ठीक है? अब आते हैं क्लोथिंग में। तो क्लोथिंग एक नेसेसरी आइटम है, तो हम जानते हैं, ठीक है? मारिया ने डिसाइड किया है कि वो अपने इनकम का 1/3 हमेशा क्लोथिंग में स्पेंड करेगी। ओके, तो उसका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा समझते हैं। यानी कि उसके इनकम के चेंज से उसके डिमांड पे कितना चेंज होगा, ये हमें निकालना है। और इनकम इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, वो बिल्कुल वैसा ही है जो बेसिक फॉर्मूला होता है। बेसिक फॉर्मूला इलास्टिसिटी का क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर, राइट? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर। फैक्टर यानी कि किस फैक्टर के कारण क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है। हम जानते हैं क्वांटिटी डिमांडेड बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, जैसे प्राइस पे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे, राइट, इनकम पे, कई सारे चीजों पे डिपेंड करता है, दूसरे रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस पे, राइट? इन सब चीजों पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करता है। तो अगर मुझे इलास्टिसिटी निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर। अब ये प्राइस हो सकता है, ये इनकम हो सकता है, ये दूसरे कमोडिटी का प्राइस हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखना है? हमें इनकम लिखना है, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी निकालना है, राइट? तो यहाँ हमें इनकम लिखना है, ठीक है? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब जरा सोच के देखिए दोस्तों, मारिया ने डिसाइड किया वो जो भी समय हो, जैसा भी उसका इनकम हो, हमेशा 1/3 अपना क्लोथिंग पे स्पेंड करेगी, राइट? यानी कि अगर उसका इनकम बढ़ेगा भी तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगा। और किस रेशियो में बढ़ेगा? ठीक उसी रेशियो में बढ़ेगा जिस रेशियो में उसका इनकम बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी उसका इनकम हो उसका 1/3 का जो रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसका इनकम 6000 है और उसने अपना 1/3 स्पेंड कर दिया क्लोथिंग में, यानी कि 2000 क्लोथिंग में स्पेंड कर दिया। तो उसके क्लोथिंग का और इनकम का जो रेशियो है वो 1/3 हुआ। अब मान लेते हैं मारिया का इनकम 60,000 और उसका 1/3 हो गया 20,000। तो अब उसके क्लोथिंग का और इनकम का रेशियो स्टिल 1/3 है, राइट? तो उसका जो रेशियो है वो चेंज कर ही नहीं रहा है। उसका इनकम का रेशियो भी जो है, क्वांटिटी डिमांडेड का भी रेशियो सेम ही है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। सो उसके इलास्टिसिटी हमेशा 1 होगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन इनकम, दोनों सेम है, कट जाएगा 1 होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर 1 होगा। अब इसे हम आर्गुमेंटेटिव वे में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो आप लोग इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि अगर मारिया 1/3 इनकम क्लोथिंग में स्पेंड कर रही है, इसका मतलब उसका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है। क्यों? क्योंकि वो अपने इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि सिंस मेंटेनिंग हर क्लोथिंग एक्सपेंडिचर एट अ कांस्टेंट फ्रैक्शन of her income mean the percentage change in the quantity of clothing must equal her percentage change in income. या राइट, उसका जितना परसेंटेज चेंज इन इनकम होगा उतना ही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी होगा। सो इसका इलास्टिसिटी तो हमेशा 1 ही आनी है। और हो सके तो इस तरह से एक एग्जांपल देके दिखा दीजिए। आप समझ सकते हैं कि आपको अपना प्रेजेंटेशन कितना अच्छा रखना पड़ेगा ताकि आप इस आंसर को टीचर को कन्वे कर सके, ठीक है? अगर आपका ओरल एग्जाम हो ना तो आप सामने जाके उसको एक्सप्लेन कर दें, लेकिन राइटिंग में राइटिंग कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसका इलास्टिसिटी 1 होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे करेंगे, तो देखते हैं मैथमेटिक्स से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर, यानी कि इनकम। तो उसको हम लोग कैलकुलस के वे में भी लिख सकते हैं। कैसे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट, चेंज इन इनकम इनटू इनकम बाय क्वांटिटी डिमांडेड। ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड by percentage change in income. What does it mean? With a change in income, what is the change in quantity demand, right? So D by dm of Q, यानी कि क्वांटिटी डिमांड को मनी के रेस्पेक्ट में यानी इनकम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
इस तरह से भी हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ले सकते हैं, राइट। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EQM, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज DQ by DM into M by Q। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, DQ by DM का मतलब क्या हुआ? DQ by DM का मतलब हुआ परसेंटेज चेंज, आई मीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द मनी इनकम चेंजेस, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट में वीकनेस है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और डिफरेंशिएशन सर्च करिए, डिफरेंशिएशन। उसमें डिफरेंशिएशन की 6 वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई है और 6 वीडियोस बहुत ही छोटी-छोटी है जिसमें पूरा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसको जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए अगर आपको अपना डिफरेंशिएशन स्ट्रांग करना है। एनीवेज, तो DQ by DM into M by Q ये जो है ये इलास्टिसिटी ऑफ इनकम की फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस पे हम लोग करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है? इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि जो इनकम जो एक्सपेंडिचर है क्लोथिंग में वो 1/3 है। अब मान लेते हैं कि क्लोथ का जो प्राइस है ना वो PX है, क्लोथ का प्राइस है PX, ओके। और मारिया X यूनिट ऑफ क्लोथ खरीद रही है, राइट। प्राइस PX, शी इज बाइंग X यूनिट ऑफ क्लोथ। सो व्हाट इज X into PX? X into PX is the total amount of money which she is spending on the cloth, right? Total amount of money which she is spending on the cloth, and that is equal to 1/3 of her income, right? So we can write XPX is equal to M by 3, right? Now if I differentiate it, differentiating both side with respect to what, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? तो वो होगा मनी के रेस्पेक्ट में। तो जिस फैक्टर के चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है उस फैक्टर के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, मनी को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। सो क्या हो जाना है? यूवी मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग, आप जानते होंगे यूवी मेथड। सो इट इज dx by dm into px plus x into dpx by dm is equal to, अच्छा m by 3 को अगर m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा? 1/3 हो जाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ dx by dm into px है और यहाँ x into dpx by dm है। अब हमें किसी भी तरह से, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? किसी भी तरह से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में बदलना। इस फॉर्मूले में बदलने की कोशिश करिए, ठीक है। इस फॉर्मूले में यहाँ पे q की जगह मैंने x ले लिया है, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है, q की जगह x ले लिया। देखिए यहाँ dx dm है, यहाँ px है, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ dpx by dm है, यहाँ x है। कैसे कर सकते हैं इसको? सोचिए। तो इसमें हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। किस तरह का मैनिपुलेशन? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं dx by dm into m by x, ओके, प्लस x into px by m, मतलब सेम है, सॉरी प्लस गलती से दे दिया मैंने, वो प्लस नहीं होगा, x into px by m। इससे क्या हुआ? dx by dm into px से रहा, m और m यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, x और x यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, यानी मैंने न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे m डाला, फिर न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे x डाला, तो क्या रह गया? dx by dm into px। अब आप पूछ रहे हो कि ये क्या हुआ? तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा ना, dpx by dm, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, जीरो हो जाना है। प्राइस ऑफ द क्लॉथ इज फिक्स्ड, तो ये जीरो हो जाएगा, इक्वल टू 1/3, ओके। नाउ व्हाट इज दिस? What is this? Now look at it. This is nothing but your price income elasticity of demand, right? So this is income elasticity of demand. What is this? X into px by m. तो इस पे ध्यान दीजिए, x into px by m क्या होगा? x into px by m अगर इधर ले आए तो 1/3 बचेगा, राइट। x into px by m अगर इधर ले आए तो इधर 1/3 बचेगा। So this is 1/3 equals to 1/3। तो ये कैंसिल हो जाना है, यानी कि EXM is coming to be 1, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1। तो हम लोगों ने मैथमेटिकली भी इसको 1 पाया और लॉजिक से भी 1 पाया। तो आप समझ सकते हैं कि मैथ से और लॉजिक से, दोनों से आप कर सकते हैं एक प्रॉब्लम को, और मैथ से करने में कितना कम स्टेप लगता है। खैर ये आपके ऊपर, आप कौन से मेथड से करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज हर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो देखिए ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन। मारिया का जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी 1 ही होगा। क्यों?
तो जरा सोच के देखते हैं। मानिए का प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के बारे में सोचते हैं। तो देखिए हर परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज उसके प्राइस ऑफ क्लोथिंग पे जो करेगा, उससे क्या होगा, उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है यानी कि जो खरीद रही है वो सेम अमाउंट पे रिड्यूस करेगा, राइट। सो हम कह सकते हैं कि एवरी परसेंटेज इंक्रीज in the price of clothing would reduce her quantity demanded by the same percentage। जितना परसेंटेज प्राइस का इंक्रीज करेगा उसका क्वांटिटी डिमांडेड भी उतना ही कमेगा। क्यों? क्योंकि उसको 1/3 वाला रेशियो मेंटेन रखना है। मान लेते हैं कि जो प्राइस ऑफ क्लोथिंग है उसका वो है 30 रुपीज, राइट। 30 रुपीज है प्राइस ऑफ क्लोथिंग, ओके। और उसका इनकम है 9,000 रुपीज। इनकम इज 9,000 रुपीज, ओके। अब 9,000 अगर उसका इनकम है तो वो कितना आइटम खरीद सकती है? थिंक ऑफ इट, हाउ मेनी आइटम कैन शी बाय? So she can easily buy 100 items, right? 100 items. Why? Why 100 items? Her income is 9,000 and she is spending 1/3 on clothing. So she is spending 3,000 rupees on clothing and the price of clothing is 30 rupees. So 3,000 by 30 will give you 100 items. So she is buying 100 items of clothes. Now suppose the price of cloth increases by 1%. तो 30 से कितना हो जाएगा प्राइस? 30 से हो जाएगा प्राइस 30 रुपीज 30 पैसे, ओके। लेकिन 30 रुपीज 30 पैसे से अब इनकम उसका सपोज कितना है? 9,000। तो 1/3 इनकम कितना होगा क्लोथ के लिए? 3,000। अब 30 रुपीज 30 पैसे से 3,000 रुपीज में कितना आइटम खरीद पाएगी? तो सिर्फ 99 आइटम्स खरीद पाएगी, राइट। यानी उसका आइटम कितना हो गया? उसका आइटम 100 से 99 पे आ गया, यानी कि 1% आइटम चेंज हुआ। आइटम चेंज कितना हुआ? 1%, फॉल किया। तो देखिए प्राइस इंक्रीज किया 1%, क्वांटिटी डिमांड फॉल किया 1%। तो अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर, एंड व्हाट इज द फैक्टर हियर? प्राइस। So percentage change in quantity demanded is also 1. Percentage change in the factor, that is price, is also 1, right? Sorry, ulta दिखा मैंने। Price is also 1, quantity demanded is also 1. So the price elasticity will always be equal to 1. So आप argumentative तरीके से भी दे सकते हो, mathematical तरीके से भी दे सकते हो, जो आपको पसंद हो। So उसका price elasticity और income elasticity दोनों ही 1 होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? If Maria's tastes and preferences changes and she decides to spend 1/4 of her income on clothing, how does her demand curve change? What is her income elasticity and price elasticity now? तो देखिए उसका इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी अभी भी 1 होगा, क्योंकि अब अभी भी वो फिक्स्ड आइटम, अभी भी वो अपने इनकम का फिक्स्ड पोर्शन ही स्पेंड कर रही है, 1/4 स्पेंड कर रही है। पहले 1/3 करती थी, अब 1/4 कर रही है। तो अभी भी उसका इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी 1 ही होना है। क्यों? क्योंकि अभी भी जो उसका रेशियो होगा वो सेम मेंटेन होगा। So you can simply write it in words that following the same method, the ratio is always fixed for Maria, whether it is income elasticity or price elasticity. So it will always be equal to 1. Okay. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी ईयर क्वेश्चन है, सीयू में आया है कई बार। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसीडर अ पब्लिक पॉलिसी एम्ड एट स्मोकिंग। तो एक सरकार की पॉलिसी है जो स्मोकिंग को टारगेट करती है, और इसमें क्या लिखा गया है कि स्टडीज इंडिकेट दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सिगरेट्स इज अबाउट 0.4। तो सिगरेट की डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी 0.4 है। इफ अ पैक ऑफ सिगरेट करेंटली कॉस्ट $2, तो एक सिगरेट की जो कीमत है वो $2 है, एंड द गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय 20%। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो रिड्यूस करना है 20%। सो बाय हाउ मच इट शुड इंक्रीज द प्राइस? तो चेंज इन प्राइस कितना होना चाहिए, कितना इंक्रीज होना चाहिए प्राइस? तो सिंपल सी बात है, अगर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कराना है, if the government want to decrease the quantity demanded, then they should increase the price, but they have to take the elasticity into consideration, क्योंकि कितना प्राइस इंक्रीज करना होगा वो इलास्टिसिटी से मालूम पड़ेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी की फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर, दैट इज प्राइस। ओके,
अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या बोला गया है 0.4, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है 20%, राइट 20%। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होना चाहिए, सिंपल है, सॉल्व करिए इसको। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी 50%, राइट। तो गवर्नमेंट को प्राइस ऑफ सिगरेट 50% इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी इनिशियल प्राइस $2 है तो नया प्राइस 50% मोर, दैट इज $3। इनिशियल प्राइस इज $3, 50%, 2 का 50% कितना होगा 1, तो 2 में 1 बढ़ा दीजिए, $3 विल बी द न्यू प्राइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द गवर्नमेंट परमानेंटली इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ सिगरेट, अगर गवर्नमेंट ने परमानेंटली प्राइस ऑफ सिगरेट इंक्रीज कर दिया सपोज $3 पे ही, will the policy have a larger effect on the smoking 1 year from now or 5 years from now? तो स्मोकिंग पे लार्जर इफेक्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है क्वांटिटी डिमांडेड कमाने का, उस पर लार्जर इफेक्ट यानी कि ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड कम, ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो कब दिखेगा 1 साल में या 5 साल में? तो ये इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 5 साल में, 5 इयर्स में दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इलास्टिसिटी जो है ना लॉन्ग टाइम होरिजन में इंक्रीज कर जाती है। टाइम होरिजन इलास्टिसिटी का एक फैक्टर है, जब ज्यादा समय बीतता है ना तो इलास्टिसिटी इंक्रीज होता है, कम समय में इन शॉर्ट रन इलास्टिसिटी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, लेकिन लॉन्गर टाइम हॉरिजॉन में इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो लोग प्राइस चेंज में बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड को शिफ्ट करेंगे, ड्रास्टिक चेंज करेंगे, शॉर्ट टाइम में नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है कि सिगरेट कंजम्पशन जो है ना, सिगरेट कंजम्पशन कम समय में नहीं खत्म होता है, उसको खत्म होने में ज्यादा समय लगता है। ओके, तो इनिशियली क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ा भी दे गवर्नमेंट तो भी लोग सिगरेट पिएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आदत छूटेगी लोगों की, और लॉन्गर टाइम होरिजन में हायर प्राइस पे भी सिगरेट के कंजम्पशन हमें ज्यादा नजर नहीं आएगा। ओके, सो द आंसर विल बी 5 years from now. Next question. Studies also find that teenagers have a high price elasticity than do adults. Why might this be true? तो देखिए अगर ये स्टडी ट्रू है तो इसका एक रीजन हो सकता है कि उनका प्राइस इलास्टिसिटी टीनेजर्स का हाई क्यों है, क्योंकि उनकी इनकम नहीं है, इनकम की कमी है उनकी, राइट। अगर उनकी इनकम की कमी है तो क्या होता है, अगर प्राइस गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है तो उनके पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए, तो उनको क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कराना ही पड़ता है बहुत ज्यादा, तो उनका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा नजर आता है हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है वो प्राइस पे। Why? Because they don't have income, whereas adults do have income. So even if price increases, they hardly care about the increase in price, and the quantity demanded remains the same. So elasticity is not higher than the teenagers. Okay, so this is the reason behind it. If the study is true, then this is the reason behind it. Okay, सो आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डाउट पर्सनली क्लियर करूंगा, या तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इलास्टिसिटी के कुछ और क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। चलिए रखता हूँ फिर मैं, बाय।